स्टार्ट। हाल के चुनावी नतीजे लोकतंत्र की जीत तो दर्शाते ही हैं, पर लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए संकट का भी संकेत देते हैं। यह लोकतंत्र की जीत इसलिए है क्योंकि नागरिकों ने राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में लोकतांत्रिक तरीके से सरकारों को सत्ता से बाहर कर दिया। मध्य प्रदेश में सत्तारूढ़ दल को फिर से जीत दिलाई, जबकि मिज़ोरम में एक नई पार्टी JPM को जनादेश दिया। लेकिन यह लोकतंत्र के लिए संकट इसलिए है क्योंकि परिणामों के बाद यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि विपक्ष नामक संस्था लुप्त हो रही है। यह सच है कि आज भी कई राज्य ऐसे हैं जहां विपक्षी दल सत्ता में हैं, लेकिन उनका प्रभाव क्षेत्र सिर्फ उस राज्य तक ही सीमित है। भाजपा को चुनौती देने वाला आज कोई अखिल भारतीय विपक्षी दल नहीं है। भाजपा के इस प्रभुत्व के लिए कांग्रेस ही पूरी तरह से जिम्मेदार है। दशकों से यह पार्टी स्पष्ट रूप से गिरावट की स्थिति में है। आखिरी बार इसने 1984 में अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल किया था। उसके बाद से यह गठबंधन केवल सरकारों के सहारे ही केंद्र की सत्ता में रही है। 2014 में नरेंद्र मोदी की शानदार जीत के बाद तो कांग्रेस का पतन और तेजी से हुआ। हो सकता है तब से उसने कुछ राज्यों में चुनाव जीते हों, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पूरी तरह ढह गई सी लगती है, जबकि वह हमेशा से ऐसी पार्टी थी जिसकी अखिल भारतीय उपस्थिति रही थी। 2014 में उसने 44 ही लोकसभा सीटें जीती थीं और 2019 में 52। इस गिरावट के कारण भी अज्ञात नहीं हैं। अयोग्य नेतृत्व, निष्क्रिय संगठन, जनता के सामने रखने के कोई ठोस विचार नहीं, दरबारियों की मंडली जो आम लोगों से कटी हुई है, विश्वसनीय चेहरे की कमी और पार्टी पर गांधी परिवार का पूर्ण अंकुश, जो चुनावी राजनीति में राहुल गांधी की बार बार नाकामी के बावजूद उन्हें ही थोपता रहता है। राजस्थान में गहलोत और पायलट के बीच टकराव और छत्तीसगढ़ में बघेल सिंहदेव की तकरार में कांग्रेस नेतृत्व की जैसी लाचारी दिखाई दी और वह समय पर कोई निर्णय नहीं ले पाया, वह लज्जित करने वाला था। कांग्रेस इस बात को समझना ही नहीं चाहती कि अगर ज़मीनी संगठन की बुनियाद ही नहीं होगी तो सफलता की इमारत कैसे बनाई जा सकेगी। इनके अभाव में अति प्रचारित भारत जोड़ो यात्रा और आक्रामक मीडिया सेल कोई मददगार विकल्प नहीं साबित हो सकते। इतना ही नहीं, यह पार्टी दंभ और
अधिकार बोध से भी ग्रस्त है, जिसके चलते वह अन्य विपक्षी दलों के साथ सम्मान से पेश नहीं आती और अक्सर बेवजह ही उनके प्रति वैर भाव दिखाती है। समस्या यह है कि खुद को नया रूप देने की बजाय यह केवल यथास्थिति को सही ठहराने और प्रथम परिवार के वर्चस्व को कायम रखने के बहाने खोजती रहती है। ताज़ा उदाहरण चुनावी हार के लिए ईवीएम को दोष ठहराना है। इसके अलावा विपक्षी एकता कायम करने के प्रयासों में भी बहुत देरी की गई। इंडिया गठबंधन की पहली बैठक जून 2023 में पटना में हुई थी। वे लोग 2019 से पहले क्या कर रहे थे? इससे भी बुरी बात यह है कि उस पहली मुलाकात के बाद लगभग कुछ नहीं हुआ। एक गंभीर गठबंधन उस बैठक के तुरंत बाद एक सचिवालय स्थापित करता, एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम लाता और सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के लिए एक कार्यसमूह बनाता, लेकिन इनमें से कुछ नहीं हुआ। उसके एक महीने बाद गठबंधन के नेता फिर से बेंगलुरु में मिले, 5 हफ्ते बाद मुंबई में, लेकिन उनके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था सिवाय समूह चित्रों और शानदार रात्रि भोज के। भोपाल में उसकी फॉलो अप बैठक होनी थी, उसे भी रद्द कर दिया गया। 6 दिसंबर को बुलाई बैठक भी टाल दी गई क्योंकि गठबंधन के कई दलों ने उसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। इधर विपक्षी गठबंधन के सदस्यों के बीच खींचतान और बढ़ गई है। हाल के चुनावों से अब जब यह साफ हो गया है कि कांग्रेस, जो उत्तर भारत में लगभग 200 सीटों पर भाजपा के साथ सीधी लड़ाई में है, परिणाम नहीं दे पाती है, तो गठबंधन का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। ऐसे में हर पार्टी बस अपने राज्य की रक्षा करने के लिए वापस लौट जाएगी। अब यह लगभग तय है कि भाजपा 2024 के लोकसभा चुनावों में जीतेगी। वर्तमान में अखिल भारतीय स्तर पर उसको चुनौती देने वाला कोई नहीं है। ये सच है कि देश को एक स्थायी सरकार चाहिए, लेकिन क्या एक लोकतंत्र सशक्त विपक्ष के बिना भी अच्छे से संचालित हो सकता है? उत्तर भारत के 3 हिंदी पट्टी वाले राज्यों में भाजपा ने जबरदस्त जीत हासिल की है। यह भी जानना जरूरी है कि तेलंगाना में भाजपा ने अपने मत प्रतिशत में लगभग दोगुने की वृद्धि की है और सीटें 1 से बढ़कर 8 हो गई हैं। यानी दक्षिण भारत में इस दल को खारिज करने वाले यह बात ना भूलें कि हाल के कर्नाटक चुनाव
में भी सरकार खोने के बावजूद भाजपा का मत प्रतिशत 0.2 बढ़ा ही था। स्टॉप।